Hello and welcome to Study IQ. I am Shekhar Chaudhary, and in today's lecture, we will be talking about the latest report of auditing related to local governance by the CAG in India and what a dismal picture it gives us. इवन आफ्टर 3 decades, 3 दशकों के बाद भी जब हम 73rd 74th अमेंडमेंट को लागू कर चुके हैं भारत में, उसके पश्चात भी भारत में जो कंप्लायंस है, जितना स्टेट गवर्नमेंट्स को कार्य करना चाहिए था शक्तियों का डिवोल्यूशन करने के लिए, वो नहीं संपन्न हो पाया है। यदि हुआ है भी है तो इफेक्टिव नहीं है। ऑन पेपर इट सीम्स दैट वी हैव अ पेपर टाइगर bureaucracy, but on ground it does not reflect into better outcomes. तो अभी जो रिपोर्ट आई है वो कॉम्पेंडियम है, एक कलेक्शन है, परफॉर्मेंस ऑडिट किया है कैग ने, इंप्लीमेंटेशन ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आपकी अर्बन लोकल बॉडीज में है, शहरी क्षेत्र की जो बॉडीज जैसे म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत में आपको देखने को मिलता है। सो 3 दशक हो गए हैं, अभी भी स्थितियां खराब क्यों हैं? इसके पीछे कुछ रीजन बताए हैं, जो लागू हुई हैं चीजें उनके विषय में बताया है। तो कुछ रिपोर्ट में 5 चैप्टर्स मेनली बताए गए हैं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रोविजन ऑफ 74th अमेंडमेंट को अपने लेजिस्लेशंस में लाए हैं, क्या एम्पावर्ड है अर्बन लोकल बॉडीज, क्या उनके पास फंड हैं, पावर हैं, क्या उनके पास ह्यूमन रिसोर्स को है, या उनके पास फंक्शंस हैं या फंक्शनरीज हैं। बेसिकली जो भी हमारे पंचायतों में या अर्बन लोकल बॉडीज में होने वाली समस्याएं हैं, उनको हम 3 स्तरों पे वर्गीकरण कर सकते हैं 3 Fs में। फर्स्ट एफ है फंड्स, फंड्स का अभाव होना। दूसरा एफ है फंक्शंस, मतलब जो कार्य करने के लिए आइटम्स, जैसे 18 आइटम्स की लिस्ट है जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज अपने नियम कानून प्लानिंग बना सकती है, उसमें अभाव। और फंक्शनरीज का अभाव, व्यक्ति ही नहीं है काम करने के लिए, तो उन फंक्शंस को कार्य स्वरूप कैसे दिया जाएगा। सो एग्जीक्यूटिव समरी है यहां पर जो हमने बात करी इस रिपोर्ट की। तो 393 अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 18 स्टेट्स में ही ये करी गई है। सो बताया है कि डिवोल्यूशन कितने में फंक्शंस को दिया गया है, जैसे कि मैंने बताया 18 फंक्शंस। उसमें बहुत सारे फंक्शंस में जो कॉमन है, स्ट्रीट लाइटनिंग है, गार्बेज कलेक्शन है, वाटर है, एजुकेशन है, और ऐसी अन्य चीजें हैं जो कि शहरी निकायों को दी गई हैं। उनमें से 18 स्टेट ने 17 फंक्शंस का डिवोल्यूशन कर रखा है, परंतु ये डिवोल्यूशन लिमिटेड ऑटोनॉमी के साथ है। उनको अपने क्षेत्र में इन आइटम्स में, माना कि स्ट्रीट लाइटनिंग में या पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए पावर्स तो दी गई हैं, परंतु अभी भी वो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के पास ज्यादा पावर हैं। लोकल बॉडीज अपने स्तर पे सब कुछ नहीं कर सकती हैं। सो ओनली 4 फंक्शंस वर इफेक्टिवली डिवॉल्व विद कंप्लीट ऑटोनॉमी, नहीं तो अन्य 18 में से 4 गए, 14 फंक्शंस अभी भी नहीं हुए हैं। अर्बन प्लानिंग का गैप है। अर्बन प्लानिंग जो हमारे शहरों की सबसे बड़ी समस्या है। आप भारत के किसी भी शहर में चले जाइए, आपको वहां बहुत अच्छी प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, या मौसम जब आपका मॉनसून का आता है उस समय जल भराव की समस्या, ये कॉमन चीजें हैं। सो इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है कि थर्ड पिलर जो है हमारा गवर्नेंस का, वो एडिक्वेटली डेवलप नहीं है। स्टाफिंग का चैलेंज, जैसे मैंने बताया, 3 Fs की समस्या है। सो एवरेज वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है कि हमारी जो अर्बन बॉडीज हैं उसमें 37% हैं 18 स्टेट में, जो बताया गया। अगर आपने किसी भी शहर को अच्छा बनाना है तो वहां पर लोग तो होंगे काम करने वाले। अगर वो लोगों की, ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई कम है तो वो समस्या सॉल्व नहीं हो पाएगी। इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे देश में नालियां बनती हैं शहरों में, पर नालियों की सफाई नहीं है। हमारे देश में कूड़ा उठाने के लिए प्रबंध है वेस्ट मैनेजमेंट के, परंतु रोज वेस्ट का कलेक्शन नहीं होता है, तो लोग स्वतः ही सड़कों के किनारे फेंक देते हैं। स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती हैं, पर जब उनकी जरूरत होती है तो वो बंद हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि एक बार प्लान करके चीजों को बेहतर फिटिंग तो कर दी जाती है, उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। वर्स्ट अफेक्टेड जो जगहें हैं उसमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड के राज्य हैं। स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से अर्बन पॉपुलेशन को जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सा फैक्ट है कि भारत के किसी भी शहर में चले जाइए, वहां पर कूड़ा उठाने का जो काम है
वेस्ट मैनेजमेंट का वो अच्छा तरीके से नहीं है। बहुत सारे सर्वेज भी हुए हैं इसमें, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे जब बात नहीं बनी तो फिर हमने वहाँ कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म या कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का प्रोविजन लाए, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का पार्टनरशिप होता है और कूड़ा उठाने का काम किया जाता है। यहाँ पर भी हमें लैक्यूनेस देखने को मिलते हैं, परंतु कुछ नगर निगम जैसे हल्द्वानी शहर जो कुमाऊं रीजन में है उत्तराखंड के, वहां पर बैनी सेना इनिशिएटिव करा गया है। बैनी का मतलब है कुमाऊनी में बहन, और सेना जो फोर्स है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल पे काम करने वाली एक इकाई है, जिसने कि लोगों को अवेयर किया, और यूजर चार्ज मतलब कूड़ा उठाने के एवज में जो पैसे देने पड़ते हैं, 50-100 रुपए ये रहता है, वार्डों से कलेक्ट किए जाते हैं। उससे हल्द्वानी नगर निगम की कमाई जो 1 साल पूर्व 5 लाख प्रति माह थी, उसको 31 लाख प्रति माह करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। आप जरूर से याद रखें, बैनी सेना इनिशिएटिव जो है वो हल्द्वानी शहर का, आप इसको अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं, और इसकी केस स्टडी भी मौजूद है स्टडी आईक्यू चैनल पे। सो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट में, वो है मेयर। भारत में मेयर की स्थिति कमावश एमएलपी, एमएलसी या एमपी या एमएलए या इवन ब्यूरोक्रेट्स के समक्ष बहुत मजबूत नहीं है। परंतु वेस्टर्न कंट्रीज में मेयर एक बहुत ही अच्छा और ताकतवर पद माना जाता है, और उसकी जो शक्तियां हैं बहुत ज्यादा होती हैं। भारत के 74th अमेंडमेंट में मेयर को चयन करने की तो व्यवस्था है, परंतु हम ये देखते हैं कि बहुत उसमें अभाव है। केवल 5 स्टेट्स जो हैं 18 में से, वही प्रोविजन है डायरेक्ट इलेक्शन का। यदि हम थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट पे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति को चुन रहे हैं, तो वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चयनित होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। वार्ड मेंबर तो लोगों के द्वारा लगातार चयनित होते हैं, परंतु मेयर का चुनाव बहुत सारी जगहों पे इनडायरेक्ट रूप में वार्ड मेंबर खुद करते हैं। आप जैसे और मेरे जैसे जो शहरी बाशिंदे हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन जहां पर मेयर का होता है उसमें उत्तराखंड, हरियाणा, और उसमें झारखंड, उसमें आपका छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसी जगहें हैं। और जगहों पर ऐसा नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी हो रहे हैं। टर्म लेंथ की बात करें, केवल 9 स्टेट्स हैं जहां पर 5 ईयर का टेन्योर मेयर को मिलता है, जो कि अर्बन लोकल बॉडी के पूरा कार्यकाल है उसके समकक्ष है। अब आप इमेजिन करिए कि यदि आपका टर्म एज अ मेयर केवल 1 वर्ष का हो, तो ना तो आप चीजों को समझ पाएंगे, आप ना ही सरकारी कर्मचारियों से, एमपी, एमएलए और साथ में जो जन सामान्य है, सिटीजन्स है आपकी शहर के, उनसे एक संभाव बना पाएंगे। इसका उसका पूरा परिणाम ये होता है कि ये व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, और मेयर को बहुत ही एक तरीके से लाइटली लिया जाता है, और उसकी बात भी नहीं मानी जाती है। मेयर का एक महत्वपूर्ण स्थान है समितिज जो बनती हैं हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, व अन्य के लिए। यदि मेयर ही उसमें इंपॉर्टेंट पदवीधारी नहीं होगा, तो हमें ये देखने को मिलेगा वो अपनी शक्तियों का निर्वहन कैसे कर पाएगा। इसके अलावा हम देखने को मिलता है कि अगर हम बात करें 61 मिलियन आउट ऑफ 241 जो अर्बन सिटीजन्स हैं, वो एक तरीके से अपने डायरेक्टली बहुत ही कम लोग चयन कर पा रहे हैं। ज्यादातर लोगों का जो चयन हो रहा है मेयर का उनके शहरों में, वो इनडायरेक्टली हो रहा है। तो यहाँ पर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का प्रोविजन हमें देखने को मिलता है, ये बताया है। साथ में अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो टॉपिक है गवर्नेंस से रिलेटेड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट बैच जो है इस वर्ष का, वो प्रारंभ हो रहा है 2 दिसंबर से, और हम इसे प्रारंभ करेंगे पहला चैप्टर, पहली यूनिट ऑफ फर्स्ट पेपर। सो आप सभी का स्वागत रहेगा इसको ज्वाइन करने में। आप एससी लाइव कोड का यूज कर सकते हैं, और आपको यूज करते ही 20,000 का जो कोर्स है वो 14,999 में मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप आज भी एडमिशन लेते हैं तो आपका जो दिसंबर से अप्रैल तक में पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आप अगले वर्ष में ही यदि मेंस लिखना चाहते हैं या 2026 में भी लिखना चाहते हैं, ये सबसे उपयुक्त समय है एडमिशन लेने का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बैच में आपको जो मिलने वाला है वो है हैंड रिटन नोट्स, जिससे पेपर 1 और पेपर 2 का मेल जोल बढ़ा रहे, और साथ में मतलब समझ से रहे, एक तरीके से कंपैटिबिलिटी रहे, जो आप थिंकर्स हैं उनका यूज कर पाए पेपर 2 में भी, उसके लिए हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे।
PDF क्रक्स होगा, उसको पढ़ने के अलावा आपको कोई अन्य बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, काफी एग्जॉस्टिव है, बहुत सारे रिसोर्सेज से उसको बनाया गया है। 12 टेस्ट हैं जिसमें आपको बिल्कुल जो यूपीएससी के मेंस पेपर में आते हैं जिस लेवल के प्रश्न वो ही देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस कराया जाएगा क्लास में। आंसर राइटिंग मेरे द्वारा क्लास में ही आपके समकक्ष लाइव कराई जाती है। ये जो 12 टेस्ट है इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तर्ज पे ही नए नए क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और साथ में उनका एक्सप्लेनेशन और वीडियो एक्सप्लेनेशन भी होगा। ईपीडब्ल्यू और आईआईपीए के आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जो कि करंट एस्पेक्ट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है उसको कवर करने में मदद करेंगे, और करंट अफेयर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हर हफ्ते आपको मिलने वाला है। आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं पब्लिक एड बाय शेखर पे, और यहाँ पर जुड़ के आप अपने कोई भी समस्या का निवारण, कोई भी संशय या आपको डिस्कंफर्ट हो किसी भी सब्जेक्ट में, उसके लिए मुझसे कोई राय लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। मैं अपने आप उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज में कार्य कर चुका एक गैजेटेड ऑफिसर हूं। मैं एज अ तहसीलदार उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे चुका हूं 2 वर्ष के लिए। 2015 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 18 के बाद मैं लगातार स्टूडेंट का गाइडेंस कर रहा हूं। मुझे एज अ तहसीलदार ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लगाने का अनुभव है ऑन द ग्राउंड, और साथ में मैं मास्टर्स यूजीसी नेट भी हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आप सभी का स्वागत रहेगा मेरे साथ जुड़ने में। और हम बात करें फाइनेंशियल हेल्थ की, फंड्स नहीं है, फंक्शनरीज नहीं है, और साथ में आपके फंक्शंस भी नहीं है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्थ भी एक फंड्स के एफ है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ओनली 32% ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज रेवेन्यू सेल्फ जनरेटेड। अब इसका मतलब है कि 3 टीयर ऑफ द गवर्नमेंट में यदि आपके पास केवल 32% ही फंड्स हैं, तो जो बचा हुआ आपका 68% है वो आप या तो सेंटर से लेंगे, सेंट्रल ग्रांट्स से, या फिर आप स्टेट से लेंगे। सो अर्बन लोकल गवर्नमेंट एज द थर्ड टीयर पूरी तरह ऑटोनॉमी नहीं पा पाएगा कभी भी, बिकॉज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल ऑटोनॉमी। जब ऑटोनॉमी नहीं होगी तो राज्य सरकारें जो शहरी गवर्नेंस है उसको इतना तवज्जो नहीं देती हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ एक तरीके से नेग्लेक्टेड एरिया है शहरों में, ना फ्लड्स के पानी की निकासी है, ना रेजिडेंशियल एरिया साफ रहता है, ना ही नालियां और स्ट्रीट लाइट्स सुचारू रूप से काम करती हैं। रेवेन्यू गैप की बात करी जाए तो जितना कमाते हैं और जितना चाहिए उसमें 42% का एक क्या है बहुत बड़ी गैप है। यदि ये नहीं होगा तो एक तरीके से मान लीजिए जब आपका 40% से ज्यादा गैप है फंड्स में, तो आपकी जीवन शैली जो अपने आप अगर सरकारी ढांचे पे निर्भर है 40% वैसे ही बेकार रहेगी। 40% ज्यादा आपके शहर में लाइटनिंग, आपके शहर में वायु प्रदूषण, आपके शहर में सड़कों की व्यवस्था, कूड़े उठान की व्यवस्था में कमी देखने को मिलेगी। फिजिकल ऑटोनॉमी बहुत कम है, लिमिटेड अपनी ऑटोनॉमी है। तो राज्य सरकारों से और केंद्र सरकारों से लगातार ग्रांट्स के लिए हेल्प मांगा जाता है। ग्रांट्स तभी मिलती हैं जब चीजों को राज्य सरकारें केंद्र सरकारें खुद के हाथ में लेती हैं। तो ऑटोनॉमी आपकी जो 74th अमेंडमेंट ने प्रॉमिस करी थी वो तो जाती रही। विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें, कई स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने 50% वीमेन्स को रिप्रेजेंटेशन दे रखी है बोर्ड्स के मेंबरशिप में। तो इनमें हिमाचल प्रदेश ऐसा है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला ऐसा है, झारखंड है और आपका तेलंगाना है। और जगहों पे आपको देखने को मिल रहा है 33% रिजर्वेशन है। 33% रिजर्वेशन तो 74th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन है। कुछ राज्यों ने उससे भी आगे जाके अपने जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं उसमें 50% रिजर्वेशन देने की बात करी है। ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है जो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है, साथ ही विमेन एज अ लीडरशिप पोजीशन में रखने के लिए बहुत जरूरी है। अन्य राज्य भी यदि इसको फॉलो करेंगे 50% वाला मैंडेट तो बेहतर रहेगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। भारत में जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव कराता है राज्यसभा, लोकसभा के लिए और स्टेट की असेंबली के लिए, साथ में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जी के लिए भी। परंतु जो लोकल निकाय हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं और साथ में पंचायतें हैं, उनके लिए राज्य स्तर पे स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी पावर्स नहीं है। इन पावर्स के ना होने की वजह से स्टेट इलेक्शन कमीशन एक बहुत ज्यादा डायनेमिक और अच्छा बॉडी की तरह काम नहीं कर पाता है, प्रोफेशनल बॉडी की तरह काम नहीं कर पाता है।
इसमें ज्यादातर लोग जो होते हैं वो आपके ब्यूरोक्रेट्स को बैठाया जाता है और वो बहुत ज्यादा एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में ही काम करते हुए दिखाई देते हैं। सो वार्ड डिलिमिटेशन, अब आप ये देखिए कोई भी अगर शहर है वहां पर छोटे छोटे वार्ड बनाए जाते हैं जहां से वार्ड मेंबर आते हैं। जैसे मेरे शहर देहरादून में 100 वार्ड्स हैं। आपके भी शहर में कितने वार्ड्स हैं आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट में, और आपका कौन सा वार्ड है। सो देहरादून में जैसे 100 वार्ड हैं, सो इन वार्ड में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, कितने वार्ड में कौन से मोहल्ले रहेंगे, ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ज्यादा हैं। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, मतलब जहां पर एसडीएम तहसीलदार वगैरह काम कर रहे हैं पटवारी तक, इनके साथ मिलके ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज करते हैं, वार्ड बनाते हैं। ये एक्सरसाइज स्टेट इलेक्शन कमीशन के जानिब से होनी चाहिए पर हो नहीं पाती है। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत है। 11 स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है ये पावर। यहां पर जब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी तो लोकल स्तर पे इंडिपेंडेंट बॉडी कोई है नहीं जहां पर डिलिमिटेशन कर सके। इलेक्टोरल इंडिपेंडेंस ना होने की वजह से स्टेट इलेक्शन कमीशन की पावर अपने आप में सबड्यूड हो जाती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो एक लिस्ट के तौर पे हमें बताया गया है। जैसे हमने मेयर के टर्म की बात करी, कहीं पर 2.5 वर्ष है, कहीं पर 5 वर्ष है, कहीं पर 1 वर्ष की भी व्यवस्था है। और मेयर के इलेक्शंस की बात करी, एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन ओवर डिलिमिटेशन की बात करें तो केवल हिमाचल प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ऐसे 4 राज्य हैं जहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन को ज्यादा पावर दी गई है। और अनफॉर्चुनेटली ये देखिए आप, इन 4 राज्यों में अगर आप देखेंगे सो आपको ये देखने को मिलेगा जो राज्य भारत में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं उन्हीं राज्यों ने सबसे कम पावर्स अपनी थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को दे रखी है। और होना चाहिए उल्टा, जो राज्य सबसे पिछड़े हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पावर का डिवोल्यूशन करना चाहिए ताकि उनकी सिटीज और पंचायतें बेहतर ढंग से काम कर सकें। देखिए आप हर यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलता है, वो एक नॉर्थ इंडिया का सबसे बेहतर और डेवलप्ड राज्य है। केरला अपने आप में बहुत डेवलप्ड है, महाराष्ट्र भी, साथ में तमिलनाडु भी बहुत डेवलप्ड है। अनफॉर्चुनेटली जो लीस्ट डेवलप्ड है उसमें ये सुविधा नहीं है। यहाँ पर और जो हमें चीजें देखने को मिलती हैं वो क्या है, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी प्रेजेंटेशन दिखाई गई है। सो नंबर ऑफ फंक्शंस डिवॉल्व बाय अर्बन लोकल बॉडीज, ज्यादातर अर्बन लोकल बॉडीज ने अपने सारे फंक्शन को डिवॉल्व करा है। 18 फंक्शंस होते हैं उनको करा है। नंबर ऑफ फंक्शंस इफेक्टिवली डिवॉल्व करी जाए तो बहुत ही कम स्टेट्स हैं जिन्होंने इफेक्टिवली डिवॉल्व किया है अपने फंक्शंस को। इफेक्टिवली मतलब सारे ऑटोनॉमी देके। एवरेज डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन एक और बॉडी है जो कि आपके बहुत सजेशंस देती है कैसे लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज को, अर्बन लोकल गवर्नमेंट जैसे म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायतों की स्थिति कैसे बेहतर करी जाए फाइनेंस में। और स्टेट का जो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया है और स्टेट के जो रिसोर्सेज है उनसे कितना पैसा लोकल बॉडीज को मिलेगा, इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन में बहुत देरियां यहाँ पर लगातार होती रहती हैं। तो हम बात करें हर 5 वर्ष में स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होना चाहिए। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन में गठन में यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है। इसी वजह से आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो सेंटर फाइनेंस कमीशन है उसके साथ एक तरीके से सिंक्रोनाइजेशन इन स्टेट फाइनेंस कमीशन का नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो लोकल बॉडीज हैं उनको होने वाली रिकमेंडेशंस, पैसों का मिलना, फंड्स और ग्रांट्स का ट्रांसफर होना नहीं सुचारू ढंग से हो पाता है। और यहाँ पर लिस्ट गई है कि बहुत सारी स्टेट्स हैं ऐसी जहां पर बेहतर है, जो अपनी स्टेट्स अपना रिसोर्सेज का यूज कर पा रहे हैं थर्ड टीयर पे, बहुत में बहुत ही कम भी है। और अपॉइंटमेंट में देखिए पावर ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ, बहुत यहाँ पर आपको नगण्य दिखाई दे रहा है। सो लोकल लेवल पे थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट पे हमारे देश में बहुत कम स्टाफ हैं जो म्यूनिसिपैलिटी अपने आप या पंचायत अपने आप उनका एम्प्लॉयमेंट कर सके, उनको मैनेज कर सके। ज्यादातर स्टाफ को स्टेट लेवल से ही भेजा जाता है। ये स्टाफ यहाँ पर टेन्योर सिस्टम पे आता है
मतलब उसको अटैच कर दिया जाता है। जब म्युनिसिपल बॉडीज के साथ इन स्टाफ को अटैच किया जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि ये स्टाफ सर्विस ओरिएंटेड नहीं रहता है, और क्योंकि इनका मदर डिपार्टमेंट कोई और है, इसलिए उनकी सेवा देने का भी भाव इतना ज्यादा नहीं होता है। सो सर्विसेज अप्रोच का लैक होता है। इसकी वजह से जो म्युनिसिपल काडर है अपने आप में अच्छी तरह डेवलप नहीं है, ना ही वहां पर ट्रेनिंग की फैसिलिटीज हैं, और हैं भी तो वो नगण्य है। साथ में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, जैसे सेंटर के लेवल पे यूपीएससी की तर्ज पे और स्टेट में पीसीएस के होता है, ऐसे ही इनका भी चयन इम्पार्शियलिटी के साथ होना चाहिए, परंतु वो होता हुआ दिखाई नहीं देता है। स्टाफ की बहुत बड़ी वैकेंसी है। स्टाफ की बड़ी वैकेंसी होने के कारण स्टाफ के जो फंक्शंस हैं वो अधर में पड़े रहते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, करंट पेस ऑफ ग्रोथ सजेस्ट दैट 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन 2050 तक अर्बन बॉडीज में चली जाएगी। अभी आपको ये ध्यान देने वाली बात है, 2011 सेंसस के अनुसार 2011 सेंसस के अनुसार मात्र 31% लगभग लोग ही अर्बन स्पेसेस में रह रहे हैं। आजकल के आप वातावरण को देखें, दिल्ली जैसे शहर और एनसीआर में होते हुए पोल्यूशन को देखें, या चरमराती हमारी जो शहरों की व्यवस्था है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, देखेंगे तो आपको ये स्थिति भयावक नजर आती है। जहां एक तरफ हम विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं 2047 तक, परंतु हमारे पास इस तरीके का कोई प्लान है क्या? जब हमारी 50% जनसंख्या शहरों में होगी, तो जो अभी जैम की वजह से गला घुट रहा है शहरों का, कहीं वो घुट के मृत्यु ही ना हो जाए। इसके अलावा जो फंक्शंस हैं आपकी 12th शेड्यूल में, उनकी हम बात कर लेते हैं। जिन 18 फंक्शंस की मैंने बार बार बात करी, अर्बन प्लानिंग और इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग की जो बात है अर्बन बॉडीज को दी जाती है, परंतु ये बहुत अच्छी तरह से होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे अर्बन एरियाज में जो मास्टर प्लान हैं वो भी सही से बन नहीं पाते हैं। रोड्स और ब्रिजेस का काम, वाटर सप्लाई का काम, लैंड यूज का, कंस्ट्रक्शन का, कहां पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी और कहां पर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, ये भी शहरी निकाय अपने आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, उसके बारे में, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अपना कार्य ये कर सकते हैं। इसके अलावा फायर सर्विसेज, ज्यादातर डिपार्टमेंट, ज्यादातर राज्यों में आप देखोगे फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के पास है, पुलिस के पास है, ये लोकल स्तर पे होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे अर्बन फॉरेस्ट्री, सेफ गार्डिंग ऑफ वीकर सेक्शन, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए जो प्रोविजंस हैं, देखेंगे आप बिल्डिंगों में बिल्डिंग बनाई जाती हैं, पर उनके वो इस तरीके से नहीं प्लान करी जाती कि जिससे जो दिव्यांग लोग हैं उनका भला हो सके। स्लम का इंप्रूवमेंट और अपग्रेडेशन भी म्युनिसिपल बॉडीज के साथ होता है। हमारे हर भारत के हर शहर में कमावेश आपको स्लम्स देखने को मिल जाएंगे। आप अपने शहर में किसी भी नदी यदि अगर आपके शहर में है, उसके करीब जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेंगे ही। अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन कर सकते हैं। अर्बन एमिनिटीज में जैसे पार्क, प्लेग्राउंड, जिनका बहुत बड़ा अभाव है भारत में, वो भी म्युनिसिपैलिटी बॉडीज के पास ही हैं, क्योंकि इनको सही से ना तो फंड्स, ना फिर फंक्शंस और ना ही फंक्शनरीज का ट्रांसफर हुआ है, तो हमें हर जगह एक गैप दिखाई देता है। प्रमोशन ऑफ कल्चरल, एजुकेशनल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट, आप जिस भी शहर से हो, आप अपना अनुभव बताइए। क्या आपके यहाँ बहुत बढ़िया लाइब्रेरी सरकारी या बहुत बढ़िया म्यूजियम आपको देखने को मिलते हैं? नहीं मिलेंगे। उसका कारण यही है कि ये सही से काम कर नहीं पा रहे हैं। बरियल ग्राउंड्स, सेरेमोटेरियंस, जहां पर लोगों को अंतिम जो संस्कार होता है वो भी हमें देखने को सही से मैनेज नहीं मिलते हैं। कैटल पॉन्ड्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स, ये भी आपके अर्बन लोकल बॉडीज के पास हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट अब तो बहुत सारी जगहों पर ऑनलाइन है, ये भी इन्हीं के थ्रू मिलते हैं। पब्लिक एमिनिटीज, स्ट्रीट लाइटनिंग, पार्किंग, बस स्टॉप्स, पब्लिक कन्वीनियंसेस। अब इसमें आपको बताना ही क्या, पार्किंग की समस्या की वजह से कितनी रोड रेज होती है और कितने लोगों की डेथ इस देश में हो जाती है, वो किसी से छिपा नहीं है। पार्किंग स्पेसेस का अभाव है, यदि पार्किंग है भी तो वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से और माफियाओं के द्वारा भी ऑपरेटेड हो रही हैं। रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेज और टेनरीज, स्लॉटर हाउसेज को लाइसेंस देना भी इन्हीं का काम है, मीट शॉप्स को लाइसेंस देना भी इन्हीं का काम है। सो प्रेजेंस ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात करें हम, क्योंकि हमने बताया जो फंक्शनरीज हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ी है। उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें प्रेजेंस ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की जरूरत है।
अनफॉर्चुनेटली जैसे आप जानते हैं कि यदि हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो लबासना जैसी बॉडीज हमारे देश में हैं जो कि बेहतरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट लेवल पे भी पीसीएस और पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, परंतु हमें देखने को मिलता है थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट पे बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस का अभाव है। या तो यहाँ के कैडर को और जो लोग यहाँ पर काम करने आते हैं उनको इन इंस्टीट्यूशंस में भेज दिया जाता है और एक तरीके से खाना पूर्ति कर दी जाती है, परंतु जो लोकल गवर्नेंस है उसकी जो जरूरतें हैं और जो वहां पर टेक्निकलिटीज हैं वो राज्य स्तर पे होने वाले प्रशासन से बहुत अलग हैं। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से रिफ्लेक्शन होता है वहां के लोग कैसे काम करते हैं। तो क्या राज्य स्तर पे म्यूनिसिपैलिटी फंक्शनरीज के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? कुछ जगह पर आपको देखने को मिलता है, जैसे उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, आसाम में है, उड़ीसा में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है और तमिलनाडु में है। ये बहुत ही एक अच्छा इंटरवेंशन होगा यदि थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट में जो काम करने वाले फंक्शनरीज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाए, उनको नए नए ट्रेनिंग के मेथड्स सिखाए जाएं। और जैसे आपका इंदौर जैसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कैसे इंदौर को क्लीन बनाया, इसके लिए क्या केस स्टडीज हैं वो सिखाई जाएं, क्या मशीन का संचालन करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, बिहेवियरल चेंज बताया जाए। इम्प्लीकेशन और वे फॉरवर्ड बताए हैं कैग ने अपनी बॉडी में। सो क्या क्या हमें करने की जरूरत है? डिसेंट्रलाइजेशन रियल टर्म में करना है तो हमें ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा देनी होगी। साथ में हमें स्टेट इलेक्शन कमीशंस को स्ट्रेंथनिंग करना होगा ताकि वो सही समय पे इलेक्शन करा पाए अर्बन लोकल बॉडीज का। सही समय पे चुनाव होंगे तो बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। सिटीजन पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। वार्ड कमेटी और एरिया सभाओं बनाए जाए और एक तरीके से पार्टिसिपेटरी और कोलैबोरेटिव गवर्नेंस चलाई जाए जो कि न्यू पब्लिक गवर्नेंस जो पैराडाइम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से उससे भी मेल खाती है। डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, म्यूनिसिपल आपका माफ करिएगा मेट्रोपॉलिटिकल प्लानिंग कमिटीज का गठन किया जाए। या तो इनका गठन होता नहीं है, यदि होता है तो इसमें जो प्लानिंग की बॉडी ये पूरी तरीके से प्लान नहीं कर पाती है क्योंकि एमपी एमएलसीज का इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है और ऑल टुगेदर ब्यूरोक्रेसी की तरफ से एक स्टेटस कोइस्ट माइंड रहता है। इसको भी हमें बेहतर करने की जरूरत है, लोगों को इसमें लाने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इनके द्वारा कराने की जरूरत है शहरी लेवल पे, और ताकि वो इंटीग्रेट हो पाए स्टेट प्लान से और वो इंटीग्रेट हो पाए सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान से। साथ में इनकी मीटिंग लगातार होनी चाहिए और उस मीटिंग में आम जनता को भी भागीदारी बनाए जाने की जरूरत है। फिनेंस कमीशन को भी हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इसमें फुल टाइम मेंबर्स, चेयरपर्सन और लोगों को लाया जाए। अभी के स्तर पे देखें तो ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स को ही इसमें लाया जाता है, उनके द्वारा दिए हुए सुझाव को कोई मानता नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़े इज्जत के भाव से नहीं देखे जाते हैं। लैक ऑफ प्रोफेशनल पीएचडी जो अर्बन अफेयर्स में, फाइनेंस में ऐसे लोगों को लाया जाए, डॉक्टर्स जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, ताकि वो बेहतर सुझाव दे सकें। इनके रिकमेंडेशन भी सालों साल तक नहीं माने जाते हैं, इस पे भी ध्यान देने योग्य बात है। टाइमली ट्रांसफर होना चाहिए स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरफ से सारे ग्रांट्स जो कि स्टेट आपकी बॉडीज के जो खाते से जाने चाहिए, स्टेट कंसोलिडेशन फंड से जाने चाहिए, वो जल्दी से जल्दी हो ताकि अर्बन बॉडीज वास्तव में अर्बन लोकल गवर्नेंस के हीरो के तौर पे पेश होती हुई नजर आए। सो एट लास्ट आपके लिए बैच स्टार्ट 2 दिसंबर से हो रहा है, तो आप जरूर इसमें अपना पार्टिसिपेशन करें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बेहतरीन ऑप्शनल है आपको ओवरऑल तैयारी के लिए। इसका बहुत बड़ा ओवरलैप भी रहता है गवर्नेंस, पॉलिटी, एथिक्स के इंटरनल सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट्स के साथ। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।